जय हिंद साथियों, स्वागत करते आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 3 चलेगा, जिसमें जीके जीएस प्लस हिंदी व्याकरण के 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों, आपके एग्जाम में हिंदी व्याकरण से 7 से 8 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो हिंदी के लिए आपको कोई अलग से क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रैक्टिस सेट में डेली हिंदी व्याकरण के भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करा देंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का जो निर्णय है उच्चतम न्यायालय करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा किया जाता है, आंसर बताएंगे। और दोस्तों, बीच में आपको यहाँ पर साइड में लिंक दिखाई देगा, तो उसको क्लिक करके ज़रूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्लास के लिंक होते हैं। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और आर्टिकल याद रखना है 308 से लेकर 323, 308 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन एवं अधिकार से संबंधित है ये आर्टिकल। आगे देखिए, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन अनुच्छेद 53 में। याद रखना है, अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में क्या है, याद कर लीजिए। अनुच्छेद 52 में बताया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चौथा प्रश्न है, किसी देश में, यहाँ पे किसी होगा, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, किससे होता है, चलिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस क्लास को नहीं देखा है तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। इस क्लास में 200 से भी अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराया गया है, और इस क्लास में लुसेंट पॉलिटी से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया गया है। दोनों क्लास का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, या फिर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, ये प्रति व्यक्ति आय से। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पांचवा प्रश्न है, गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में समाविष्ट है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। गांधीवादी सिद्धांत जो है भारतीय संविधान के किस भाग में समाविष्ट है। तो यहाँ पे पांचवें प्रश्न का आंसर है भाग 4 में, याद रखना है। छठा प्रश्न है, इनमें कौन ग्राम पंचायत का अंग नहीं है। चलिए आप सभी छठे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और अगर आपको क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो इनमें कौन ग्राम पंचायत का अंग नहीं है, तो याद रखिएगा प्रमुख जो होते हैं ग्राम पंचायत का अंग नहीं होता है, ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत के कौन कौन से मुख्य अंग है, चलिए आपको बता देते हैं। तो ग्राम सभा है, मुखिया है, उप मुखिया है, पंचायत सचिव एवं ग्राम रक्षा दल, ये ग्राम पंचायत के मुख्य अंग है।
अब देखिए यहाँ से संबंधित आपको और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताते हैं। जैसे ये पंचायत है तो यहाँ से याद रखना है पंचायती राज। तो पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, कहाँ पर लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर से प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 से। इसे ध्यान रखेंगे। और पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा, ये भी पूछा जाता है। तो 73वां संशोधन याद रखेंगे, इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है? चलिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है? तो यहाँ पे जो ये बच्चे राजस्थान बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान में नहीं रहते हैं। संथाल जनजाति जो है मुख्यतः छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं। और राज्य की बात करें तो बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? चलिए आप सभी 8वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब है ई रदरफोर्ड को, ध्यान रखना है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नाभिकीय भौतिक के जनक कौन है? ई रदरफोर्ड है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वांटम का सिद्धांत पूछा जाता है तो याद कर लीजिए मैक्स प्लांक। क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सर्वाधिक व्यापार किया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो ये है अमेरिकी डॉलर, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों इस एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 3 से 4 क्लास कराए गए हैं। उसका भी लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? चलिए फटाफट से 10 के लिए आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ओ। ये क्या है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। बाकी आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ये क्या है? मूल दीर्घ स्वर के उदाहरण है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बिल्कुल इसी तरह के हिंदी व्याकरण से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो यहाँ पे अध्ययन बताना है कौन सा शुद्ध रूप है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अध्ययन का शुद्ध रूप होता है, ये है अध्ययन का शुद्ध रूप। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है? सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अनाथ का पर्यायवाची कौन नहीं है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से 3 अनाथ के पर्यायवाची है, जबकि 1 अनाथ के पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अनाड़ी। अनाथ का पर्यायवाची अनाड़ी नहीं होता है, ध्यान रखना है। पंचवटी में कौन सा समास है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपके एग्जाम में समास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दोनों वचनों में समान रहता है? यानी कौन सा शब्द है जो दोनों वचनों में समान रहता है, यानी एक वचन में और बहुवचन दोनों में समान रहता है? तो हिंदी में जैसे कि आप सभी जानते हैं 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सरसों। सरसों जो है ये एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? देखिए उपसर्ग जो है शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं, तो यहाँ पे अधिकारी में बताना है कौन सा उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। कौन सा शब्द तत्सम है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। फिर इसके बाद जीके जीएस के प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए तत्सम किसे कहते हैं? किसी भाषा के जो मूल शब्द होते हैं उसको तत्सम कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन शोभन, ये क्या है, तत्सम शब्द है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए समस्थानिक तत्वों में होता है। इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लें, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। समस्थानिक तत्वों में होता है, तो देखिए एक होता है समस्थानिक और एक होता है संभारिक। समस्थानिक क्या होता है? तो देखिए समान तत्वों के परमाणुओं में द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या यदि भिन्न भिन्न होगा तो वो समस्थानिक कहलाएगा। और संभारिक में क्या होगा? संभारिक में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो ये अंतर है समस्थानिक और संभारिक में। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है? समस्थानिक तत्वों में होता है, तो अभी हमने आपको बताया भिन्न द्रव्यमान संख्या। हमने आपको परिभाषा में बताया कि समान तत्वों के परमाणुओं में द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे दिया गया है भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या, ध्यान रखना है। दुर्बलतम अम्ल कौन सा है? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करें। सेशन पसंद आए तो ही लाइक करना है। यहाँ पे सही जवाब है NO, ये दुर्बलतम अम्ल है। मैग्नीज का अयस्क है। चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए। मैग्नीज का अयस्क है, तो मैग्नीज के अयस्क होंगे पायरोलुसाइट। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखना है। और मैग्नीज की परमाणु संख्या पूछा जाता है तो 25, ध्यान रखना है। हेमेटाइट, इसके बारे में बता देते हैं। हेमेटाइट ये लोहे का अयस्क है और इसका सूत्र भी कभी कभी पूछा जाता है, तो Fe2O3 ये हेमेटाइट का सूत्र है। बॉक्साइट क्या है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। रुधिर का प्रासरणी दाब मुख्यतः होता है। चलिए 21 के लिए आंसर बताइए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो रुधिर का प्रासरणी दाब मुख्यतः होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है विविध प्रोटीन्स के कारण। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? ये प्रश्न बहुत ही आसान है, चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा रुधिर दाब। रक्तचाप को मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। और मनुष्य का जो रक्त दाब होता है समान अवस्था में 120/80 होता है, इसे ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। प्रोटोप्लाज्म शब्द सबसे पहले किसने दिया? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाइए। प्रोटोप्लाज्म शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो सबसे पहले दिया था पुरकिंजे ने। किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। रक्त संचरण प्रणाली में रक्त के थक्के जमने से रोकने वाला पदार्थ हिपैरिन निम्न में से किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? अगर विटामिन में पूछे कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, तो याद रखिएगा विटामिन के की कमी के कारण। और पदार्थ जो पूछे ये हिपैरिन है और इसका उत्सर्जन किया जाता है कहाँ से? सही जवाब है बेसोफिल, याद रखेंगे बेसोफिल द्वारा उत्सर्जित होता है हिपैरिन पदार्थ।
आगे देखिए, निम्न में कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं आपको ध्यान रखना है, सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब है घेंगा रोग। ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है और ये आनुवांशिक रोग नहीं है। आनुवांशिक रोग क्या होता है? तो वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी तक पहुँच जाते हैं उसको ही बोला जाता है आनुवांशिक रोग। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर कीजिए। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी के द्वारा, उत्पादकों द्वारा, उपभोक्ता द्वारा और अपघटकों द्वारा। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो देखिए, सदीर जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। वर्तमान समय में भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन से है बता देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी है मणिपुर का, कथक है उत्तर भारत, याद रखिएगा कथक कहाँ है, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश। और लास्ट में है सत्रिया। आप लोग कमेंट करके बताइए सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य का है। देखते कितने बच्चे आंसर बताते हैं। सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब है 29 दिसंबर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, गलत जवाब है। 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। यहाँ पे लिख देते हैं कब, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, जबकि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया है आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? तो कवि प्रदीप। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए अभी। जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनका इस बार एग्जाम में रिजल्ट जरूर बनेगा, इसलिए आप सब भी क्लास डेली करें, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएगा। पीसीएस लेवल का तो पूछेगा नहीं, जो पूछा जाएगा यहीं से आएगा, इसलिए आप सभी क्लास को रेगुलर करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। पीडीएफ डाउनलोड करें और प्रैक्टिस डेली करें, क्योंकि अब आपके पास समय भी नहीं है। आगे देखिए, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है बिहार पुलिस में। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यहाँ पे सही जवाब है मीर कासिम। बक्सर का युद्ध पूछ सकता है, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, याद रखेंगे। और पानीपत का युद्ध पूछता है, तीनों युद्ध, तो याद रखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। और प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? और दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा,
आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे सही जवाब होगा आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? 31 मार्च 1867 को, याद रखेंगे। दयानंद सरस्वती, याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने स्वामी विवेकानंद। इन्होंने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और राजा राम मोहन राय पूछा जाता है जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजता था? तो आंसर क्या हो जाएगा? चीन देश को। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और अफीम से संबंधित याद रखना है अफीम युद्ध। तो अफीम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था अफीम युद्ध। अवध का संस्थापक कौन था? चलिए आंसर कीजिए। और दोस्तों मैं आपको डेली क्वेश्चंस के साथ कुछ न कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को बताता हूं, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका भी डेली रिवीजन होता है। तो अवध का संस्थापक कौन था? सही जवाब है शहादत खान बुरहान उल मुल्क अवध के संस्थापक थे, ध्यान रखना है। आगे देखिए, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है जी मेल्सन के द्वारा। सी ऑप्शन सही आंसर है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। अगर पूर्व मीमांसा की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन है? जैमिनी, यहाँ पे लिख देते हैं। जैमिनी पूर्व मीमांसा के कौन है? प्रतिपादक है यानी प्रवर्तक है। और न्याय दर्शन की बात करें तो किसके द्वारा है? न्याय दर्शन है, याद रखिएगा, यहाँ पे बता देते हैं, ये हो जाएगा आपका गौतम ऋषि। सांख्य दर्शन की बात करें तो कपिल जो पूछा जा रहा है, सही जवाब है बी ऑप्शन सांख्य दर्शन, याद रखेंगे। और उत्तर मीमांसा की बात करें तो इसके कौन है? तो बद्रायन महोदय। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे आंसर बता रहे हैं सी बिल्कुल सही जवाब है हाथी गुफा अभिलेख से, याद रखेंगे। हाथी गुम्फा है, गुफा नहीं, हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़े हुए हैं। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो बिल्कुल सही आंसर है, बच्चों वाला प्रश्न है कर्क रेखा। दाचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, याद रखना है। उत्तराखंड, या बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में है नंदा देवी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब चलिए यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न और बताते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है, फिर से आपको बता देते हैं, रिवीजन होगा। तो देखिए, अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे पहले आंसर होगा अनाईमुड़ी। अब बात करते हैं अनाईमुड़ी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कुल ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर है और ये अन्नामलाई पर्वत पर है। दोदा बेटा की बात करें तो हमने आपको बताया था नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, याद रखेंगे। और महेंद्रगिरी की बात करें तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। और दोस्तों इसके साथ में याद रखना है दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी और दूसरी दोदा बेटा। तो इन सभी फैक्ट को जरूर ध्यान रखें। केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप सभी जानते हैं मुंबई में है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, तो दोस्तों लगता है आज के प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्न को ही रखा गया था।
कोई बात नहीं, आज के प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्नों को हम लोगों ने किया एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी है, तो इसी का प्रैक्टिस करें। तो सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को शेयर कीजिए।